डियर स्टूडेंट्स, आज अपन कोशिका के बारे में बात करेंगे। कोशिका इतनी छोटी होती है कि जिसको अपन देख नहीं सकते, जिसको अपन छू नहीं सकते, जिसको अपन सुन नहीं सकते। इतनी छोटी चीज़ होते हुए भी प्रतिवर्ष हजारों किताबें इसके ऊपर पब्लिश होती हैं। लगातार आगे से आगे खोज चलती जा रही है। तो ज़रूर ये कोई जादुई चीज़ है जिसके बारे में इतना ज़्यादा लिखा जा रहा है। तो आज कोशिका के बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। अपन कह सकते हैं स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। जीवन की सबसे छोटी चीज़, सबसे जिसके अंदर जीवन के लक्षण दिखाई देते हैं, वो कोशिका ही है। कोशिका को अगर अपन और छोटा कर दें, कोशिका के अंदर के पार्ट्स को देखें, तो उनके अंदर जीवन के लक्षण दिखाई नहीं देंगे। वो थोड़ी देर में नष्ट हो जाएंगे, डिटोरिएट हो जाएंगे। कोशिका एक इकाई के रूप में रहेगी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर, ये सब चीज़ें रहेंगी, तब तो जीवन के लक्षण दिखाई देंगे। अगर अलग अलग इनको कर दें तो इनके अंदर जीवन के लक्षण दिखाई नहीं देते। तो सबसे छोटी स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल है ना, काम भी जब ये इकाई के रूप में रहेगी तभी इसके अंदर काम होगा, अदरवाइज इसके अंदर काम नहीं होगा। इसके अलावा सबसे छोटी कल्चरेबल यूनिट भी कोशिका ही है। कोशिका से छोटी चीज़ों को अलग से कल्चर नहीं किया जा सकता। तो सबसे छोटी कल्चरेबल, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, जीवन जिसके अंदर जीवन के लक्षण दिखाई दे, वो कोशिका है। तो कोशिका जैसे ये जो जॉर्ज ग्रे हैं, हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, 1951 से लगातार एक कोशिका हेनरिटा हेला सेल्स के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। हेनरिटा लेके नामक कैंसर पेशेंट है, उसकी एक कोशिका को लेके आज तक लगातार ग्रो करती जा रही हैं। बाकी चीज़ें ग्रो नहीं हो सकती। तो जीवन का जो लक्षण दिखाई दे, हर एक की इच्छा रहती है कि जीवन क्या है, तो उसको जानने के लिए कोशिका की स्टडी अति आवश्यक है। तो अपन कोशिका के बारे में आज थोड़ा जो इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो स्टडी करेंगे। इसके अलावा सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़ हैं, बाद में इम्पोज कर दी जाती हैं। जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो शो करेंगी ही करेंगी। कुछ कोशिकाएं डिफ्रेंशिएट होने के पश्चात जो सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको शो करने लग जाती हैं। तो आज बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपन बात करेंगे। हाँ, सबसे पहले अपन देखते हैं सेल्स आर हाईली कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। कोशिका हाईली कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। कॉम्प्लेक्स अपन किसे कहेंगे, जटिल किसे कहेंगे, या जटिल को अपन सिंपल शब्दों में कहें तो ऐसी कोई संरचना जिसके अंदर बहुत सारी पार्ट्स हों और जो आपस में कोऑर्डिनेशन से काम करते हो और कम से कम गलती हो, ऐसे स्ट्रक्चर को अपन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो कोशिका भी अपने आप में एक हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, न्यूक्लियस, डीएनए, आरएनए, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये बहुत सारी चीज़ें आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करती हैं, तब भी जीवन संभव है, अदरवाइज ये जीवन संभव नहीं है। तो कह सकते हैं अपन ये हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है कि बिल्कुल इनके अंदर कोऑर्डिनेशन रहता है, कहीं गलती के कोई चांस नहीं होते। इसके अलावा इसका ऑर्गेनाइजेशन देखें तो ये एक एक एटम लेके ऑर्गेनाइज करती है। एटम मिल्स के मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल से मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलके सब सेलुलर ऑर्गेनल्स का निर्माण करते हैं, और फिर लास्ट में जो सब ऑर्गेनल्स मिलके कोशिका का निर्माण करते हैं। तो ये एक खास पैटर्न है, हर कोशिका का एक अपना पैटर्न है जो कि उसको विशेषता उस काम करने के लिए उसमें सहायक होती है। तो अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर इंटेस्टाइन की कोशिका है तो ये कोशिका कैसे बनेगी, अगर आरबीसी है तो ये कैसे बनेगी, इसके अंदर कैसे मॉलिक्यूल्स होंगे। हर एक मॉलिक्यूल का एक फिक्स रेशियो होता है, फिक्स अनुपात रहता है। तो ये एक हाईली कॉम्प्लेक्स माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर कैसे मॉलिक्यूल होंगे, लाइसोसोम में कैसे मॉलिक्यूल्स होंगे, कैसे अरेंज होंगे, ये सब कुछ अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं कोशिका एक हाईली कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। अगर ये इस चीज़ के अंदर कहीं भी कोई गड़बड़ी आ जाती है तो कोशिका सर्वाइव नहीं, अपना काम और संरचना को मेंटेन नहीं कर पाती, कोशिका की डेथ हो जाती है। दूसरा अगर कैरेक्टर अपन देखें, सेल पजेज ए जेनेटिक प्रोग्राम एंड मीन टू यूज इट। कोशिका के अंदर एक जेनेटिक प्रोग्राम होता है, जीन का कलेक्शन होता है, इन्फॉर्मेशंस का कलेक्शन होता है। अगर इस
सूचना को अपन ट्रांसलेट करना चाहें, जो जेनेटिक कोड है उसको अगर शब्दों में लिखना चाहें तो हजारों लाखों पेज भर जाएंगे। और ये जो संरचना है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, ये पेन की अपन डॉट होती है उसके पे हजारवीं छोटे स्थान पे न्यूक्लियस के अंदर स्टोर रहती है। तो ये जो कोशिका का ब्लूप्रिंट है, कोशिका कैसे बनेगी, कैसा काम करेगी, आगे क्या क्या क्रियाएं होंगी, ये सब इसके जेनेटिक प्रोग्राम के अंदर निहित सूचनाएं निहित रहती हैं। और कोशिका इस सूचना को रूपांतरित करना भी जानती है। तो ये दूसरी निर्जीव जगत में ये चीज़ें संभव नहीं है। तो ये अपने आप में एक क्या है, लोकर है, ब्लूप्रिंट है, जिसके अंदर सूचनाएं इकट्ठी रहती हैं और लोकर के अंदर स्टोरेज रहती है, न्यूक्लियस के अंदर या क्रोमोजोम्स के अंदर। सेल्स आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ देमसेल्व्स। प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक जीव मल्टीप्लिकेशन करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है। कोशिका भी अपनी संख्या बढ़ाने में सक्षम है, यानी नई कोशिका बनाने में सक्षम है, अपने समान दूसरी संरचना बनाने में सक्षम है। सेल्स एक्वायर एंड यूटिलाइज एनर्जी। कोशिका लगातार कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने के लिए उसको लगातार ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कोशिका लगातार ऊर्जा लेती रहती है और उसको यूटिलाइज करती रहती है। तो सबसे पहले अपन सजीव जगत के अंदर देखें तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, सूरज से आती हैं, उस सोलर एनर्जी को कोशिका है वो केमिकल एनर्जी के अंदर बदल देती है, स्टार्च या सुक्रोज के अंदर बदल देती है। और ये स्टार्च और सुक्रोज अपने शरीर के अंदर जाके ग्लूकोज के अंदर बदल जाता है और ग्लूकोज फिर एटीपी के रूप में बदल दिया जाता है। एटीपी लगातार ऊर्जा की सप्लाई करती रहती है। तो कोशिका को अपना कार्य करने के लिए और कॉम्प्लेक्सिटी को मेंटेन रखने के लिए लगातार ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उस ऊर्जा के द्वारा ये काम करती रहती है। कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रखती है, अपना कार्य नए नए मॉलिक्यूल्स हैं वो बनाती रहती है और लगातार ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। सेल्स कैरी आउट वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। प्रत्येक कोशिका एक मिनिएचर केमिकल प्लांट की तरह काम करती है, यानी हजारों प्रकार की रिएक्शंस है वो कोशिका के अंदर लगातार चलती रहती हैं। इवन स्मॉलेस्ट अगर बैक्टीरिया को देखें तो उसके अंदर भी हजारों प्रकार की केमिकल रिएक्शंस हैं वो संपादित होती रहती हैं। अपनी कोशिकाओं में तो बहुत ही ज़्यादा संख्या के अंदर केमिकल रिएक्शंस चालू रहती हैं, जिसमें मॉलिक्यूल्स बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं या मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करती है। तो कोशिका जो मेटाबॉलिक सबसे छोटी इकाई जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करती है वो कोशिका ही है। सेल्स इंगेज इन न्यूमरस मैकेनिकल एक्टिविटीज़। कोशिका के अंदर बहुत सारे यांत्रिक काम भी चलते रहते हैं लगातार। सेल्स आर साइट ऑफ ब्रस्टलिंग एक्टिविटी। मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन लगातार चलता रहता है एक जगह से दूसरी जगह, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म से अपने ईआर के अंदर, ईआर से गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, लगातार एक अगर अपन ऊपर से एक सिटी को देखें उसके अंदर ट्रैफिक देखें तो सेम इसी प्रकार का ट्रैफिक है वो कोशिकाओं के अंदर चलता रहता है। इवन कई बार तो क्या है, कोशिका पूरी की पूरी है वो भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती है। तो ये सब मैकेनिकल एक्टिविटीज़ हैं जो कोशिका का आकार बदल के संपादित होती हैं। खास करके अंदर मोटर प्रोटीन्स हैं उनका योगदान सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट अगर देखें अपन, सेल्स आर कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्ड स्टिमुलाई। प्रत्येक कोशिका है वो अगर अपन कोई भी स्टिमुलाई देंगे अपन तो वो रेस्पॉन्ड करेगी, यानी क्रिया अगर कोई करेंगे अपन तो कोशिका प्रतिक्रिया देगी। जैसे कोशिका अगर अपन मीडियम बदल दें तो एक कोशिका जीव है या तो उस अगर फेवर करते हैं तो उसकी तरफ बढ़ेंगे, अगर उस फेवर नहीं करते तो उससे दूर जाएंगे। तो प्रत्येक कोशिका कहने का मतलब है अगर कोई भी स्टिमुलाई देंगे तो रेस्पॉन्ड करेगी। इन जो कोशिकाएं होती हैं उनकी सतह पे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल है कोई सीधा कोशिका के अंदर नहीं जाता, सबसे पहले उसके रिसेप्टर्स के ऊपर जुड़ेगा और रिसेप्टर्स से सूचना है वो अंदर जाएगी और उसके मुताबिक कोशिका रिएक्ट करेगी। जैसे अगर ग्लूकोज आ गया तो ग्लूकोज का इंटेक करवा लेगी, कोशिका अंदर पहुंचवा लेगी। अगर कोई टॉक्सिक पदार्थ आया है तो कोशिका उससे दूर हट जाएगी, दूर चली जाएगी। अगर माइटोसिस के लिए कोई मैसेज आया है कोशिका माइटोसिस शुरू कर देगी। अगर कोशिका की ग्रोथ के लिए कोई
मैसेज आया है तो कोशिका ग्रोथ करना शुरू कर देगी। तो कहने का, या कोशिका को मरने का, एपोप्टोसिस के लिए कोई मैसेज आया है तो कोशिका स्वयं की मतलब डेथ कर लेगी। तो कोई भी बाहर से जैसी भी सूचना आती है उसके मुताबिक कोशिका प्रतिक्रिया करती है। इसके अलावा अपन देखें, सेल्स आर कैपेबल ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। कोशिका अपना रेगुलेशन स्वयं करती है। कोई भी चीज़ अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसके अंदर कहीं न कहीं कुछ न कुछ त्रुटि जरूर आती है, तो उसको दुरुस्त करना, उसको मेंटेन रखने के लिए अति आवश्यक है। तो कोशिका भी कुछ अंदर डिस्टर्बेंस आ जाता है तो उसका रेगुलेशन स्वयं कर लेती है। जैसे उदाहरण के तौर पे अपन देखें, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो कई बार क्या होता है, गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं, दोबारा अपने डीएनए पॉलीमरेज है उसको दुरुस्त कर लेता है, पेट्रोलिंग करता रहता है, और जहाँ कहीं भी मिसमैच कोई नाइट्रोजन बेस मिलता है उस नाइट्रोजन बेस को ठीक कर लेता है। तो हर स्तर के ऊपर कोशिका क्या सेल्फ रेगुलेशन होता है। अगर अपन डिवीजन देखें, जाइगोट के अंदर डिवीजन देखें, 2 कोशिकाएं बनती हैं, तो 2 कोशिकाओं को अगर साथ रहेंगी तो एक जीव बनेगा। अगर दोनों कोशिकाओं को अपन अलग अलग कर दें तो भी प्रत्येक कोशिका है वो अपना रेगुलेशन स्वयं करके पूरे जीव का निर्माण कर लेती है। तो कहने का मतलब, इनके अंदर एक रेगुलेशन की प्रोसेस पाई जाती है जिसके द्वारा इनकी कॉम्प्लेक्सिटी और कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रहती है। तो ये कुछ एक बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि कोशिका दिखाती है। इसके बाद में सेकेंडरी एक्टिविटी जो चीज़ें हैं वो इसके ऊपर इम्पोज कर दी जाती है।